नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। हाँ, कह रहा है कि 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। हाँ, कह रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ, दोस्तों 80 प्रश्न थे और उसमें से शुरुआती जो 40 प्रश्न है, शुरुआती 40 प्रश्नों में से एक अर्पिता नाम की लड़की ने 40% क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। कह रहा है कि अगले जो 40 प्रश्न है उसमें से कितने कितने क्वेश्चनों का वो सही जवाब दे, जिससे पूरे पेपर में वो 75% अंक हासिल कर ले जाए। हाँ, ये तो कह रहा है। हाँ, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि जो अगले 40 क्वेश्चन है उसमें से कितने परसेंट प्रश्नों का वो सही जवाब दे, जिससे कि वो पूरे पेपर में 75% अंक हासिल कर ले जाए। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न थे। दोस्तों प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 80 प्रश्न थे और उसमें जो शुरुआती 40 प्रश्न है दोस्तों, कुल मिलाकर प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न थे। हाँ, और इस 80 प्रश्नों में से जो शुरुआती 40 प्रश्न दोस्तों, 80 प्रश्नों में से शुरुआती जो 40 प्रश्न है, इसमें से 65% प्रश्नों के सही जवाब दिए अर्पिता नाम की लड़की ने। हाँ, 65% प्रश्नों के सही जवाब दिए। ठीक है। कह रहा है कि बताइए अगले 40 कह रहा है कि बताइए अगले 40 प्रश्नों में से कह रहा है कि बताइए अगले 40 प्रश्नों में से कह रहा है कि बताइए अगले 40 प्रश्नों में से कितने कह रहा है कि बताइए अगले 40 प्रश्नों में से कह रहा है कि बताइए अगले 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे, जिससे पूरे पेपर में जिससे पूरे पेपर में जिससे पूरे पेपर में जिससे 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 पूरे पेपर में जिससे पूरे पेपर में 75% अंक हासिल किया जा सके, जिससे पूरे पेपर में 75% अंक हासिल किया जा सके। हाँ, कह रहा है कि जिससे कह रहा है कि अगले जो 40 क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगले जो 40 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कितने परसेंट क्वेश्चनों का सही जवाब दे, जिससे पूरे पेपर में 75% अंक हासिल किया जा सके। हाँ, यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है। तो दोस्तों पता करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो है 40-40 जो शुरुआती 40 क्वेश्चन थे और जो अगले 40 क्वेश्चन है और जो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन है, इनका मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया, जिससे मैं आसानी से सोल्व कर सकूं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर यही तो पता करना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट क्वेश्चनों का सही जवाब देखोगे। हाँ, जब परसेंटेज वैल्यू पता करनी होती है, फ्रैक्शन पता करना होता है, तो आपको मेन वैल्यू से मतलब नहीं होता, मेन वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अनुपातिक वैल्यू ले लिया। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो यहाँ पर 40 से मैं सबको डिवाइड करता हूं। अगर मैं 40 से सबको डिवाइड करता हूं तो एक एक दो आ जाएगा। एक एक दो आ जाएगा कि नहीं कहोगे? हाँ, एक एक दो आ जाएगा। एक एक दो आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों एक एक दो आ गया। अब मैंने क्या किया, डबल जीरो सब जगह बढ़ा लिया, सब जगह डबल जीरो बढ़ा लिया, सब जगह डबल जीरो बढ़ा लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसका मतलब यही है, दोस्तों इसका मतलब यही है कि 200 क्वेश्चनों का पेपर था। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 200 क्वेश्चनों का पेपर था। दोस्तों मैंने इसको सोल्व करके, ये जो 40-40-80 आ रहा था, इसे सोल्व करके इसे अनुपातिक वैल्यू इसको अनुपातिक वैल्यू में लिख करके इसे 100-100-200 बना लिया। इसका मतलब यही है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि 200 प्रश्नों का पेपर था। उसमें से जो शुरुआती 100 क्वेश्चन है, शुरुआती 100 क्वेश्चन, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 200 प्रश्नों का पेपर था और उसमें से जो शुरुआती 100 क्वेश्चन है, शुरुआती 100 क्वेश्चनों में से 65% क्वेश्चनों के सही उत्तर दिए गए। और अगला है कि अगले 100 क्वेश्चन में से अगले 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया जाए, कितने परसेंट प्रश्नों का सही जवाब दिया जाए कि पूरे पेपर में 75% अंक हासिल किया जा सके। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। हाँ, ठीक है, आपके उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 100-100-200 हो गया। इसका मतलब यही है कि 200 प्रश्नों का पेपर था, उसमें से जो शुरुआती 100 क्वेश्चन है उसमें से 65% प्रश्नों के सही जवाब दिए गए। और कह रहा है कि बताइए अगले 100 क्वेश्चनों में से कितने परसेंट प्रश्नों के सही जवाब दिया जाए कि पूरे पेपर में 75% अंक हासिल किया जा सके। ये कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर शुरुआती 100 क्वेश्चनों में से 65% क्वेश्चनों के सही जवाब दिए गए तो कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए गए? क्योंकि देखिए शुरुआती 100 क्वेश्चनों में से 65% क्वेश्चनों के सही जवाब दिए गए हैं। अगर मैं 65% निकालता हूं तो आएगा 65, मतलब 65 प्रश्नों के सही जवाब दिए गए। हाँ,
दोस्तों 65 शुरुआती जो 100 क्वेश्चन थे उसमें से 65 क्वेश्चनों के सही जवाब दिए गए। हाँ कि हाँ, तो उसे इस प्रकार देखा जाए तो उसे 65 अंक प्राप्त हुए होंगे। अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो बताइए 65 क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो 65 नंबर मिले होंगे, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 65 नंबर शुरुआती 100 क्वेश्चन में से अगर 65% क्वेश्चनों का सही जवाब दी है अर्पिता ने, तो उसने कुल मिलाकर 65 अंक हासिल किए होंगे। हाँ कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं। तो दोस्तों शुरुआती 100 क्वेश्चन, दोस्तों अर्पिता ने शुरुआती 100 क्वेश्चन किया और शुरुआती 100 क्वेश्चनों में से अगर 65% क्वेश्चनों को सही जवाब दिया है तो उसने कुल मिलाकर शुरुआती 100 क्वेश्चनों में 65% अंक हासिल किया होगा। हाँ, 65 नंबर हासिल किया होगा। हाँ, 65 नंबर हासिल किया होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, दोस्तों पूरे पेपर में वो 75% अंक हासिल करना चाह रही थी। हाँ, हाँ, पूरे पेपर में 75% अंक हासिल करना चाह रही थी, कहोगे हाँ। ठीक है, तो 75% अगर मैं निकालता हूँ, इसका 75% अंक इसका 75% निकालता हूँ तो आएगा 150, मतलब पूरे पेपर में वो 150 अंक हासिल करना चाह रही थी, कहोगे हाँ। पूरे पेपर में 150 अंक हासिल करना चाह रही थी। हाँ, तो कुल मिलाकर वो 150 अंक हासिल करना चाह रही थी, कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर पूरे पेपर में, तो कुल मिलाकर पूरे पेपर में 150 अंक हासिल करना चाह रही थी। हाँ, हाँ। और शुरुआती 100 क्वेश्चन में वो कुल मिलाकर 65 अंक हासिल कर लिए हैं। शुरुआती 100 क्वेश्चन के माध्यम से उसने 65 अंक हासिल कर लिए हैं, कहोगे हाँ। शुरुआती 100 क्वेश्चन में उसने कुल मिलाकर 65 अंक हासिल कर लिए हैं, कहोगे हाँ। शुरुआती 100 क्वेश्चन में उसने 65 अंक हासिल कर लिए हैं। हाँ, तो अभी उसे कितना हासिल करना है? तो अभी कुल मिलाकर उसे 5, अभी कुल मिलाकर उसे एक मिनट में 85 नंबर हासिल करना है। हाँ, हाँ। अभी उसे कुल मिलाकर कितने नंबर हासिल करना है? 85 नंबर हासिल करना है। हाँ, हाँ। मतलब जो 100 क्वेश्चन बचे हैं, मतलब जो 100 क्वेश्चन अभी, मतलब जो अगले जो 100 क्वेश्चन है, मतलब अगर अगर मतलब अगले जो 100 क्वेश्चन है उसमें कुल मिलाकर उसे 85 नंबर हासिल करना है। हाँ, 85 नंबर हासिल करना है। दोस्तों 85 नंबर तभी मिलेगा जब 85 क्वेश्चन को सही जवाब देगा। हाँ, हाँ। तो 85 नंबर उसे हासिल करना है। अगले 100 क्वेश्चन में उसे कितना नंबर हासिल करना है? 85 नंबर हासिल करना है। तो 85 नंबर तभी प्राप्त होगा जब वो 85 क्वेश्चन का सही जवाब देगा। हाँ, हाँ। मतलब अगर मुझे 85 नंबर हासिल करना है तो अगले 100 क्वेश्चनों में से मुझे 85 प्रश्नों का सही जवाब देना पड़ेगा, हो गया। हाँ, 100 क्वेश्चनों में से अगर मुझे 85 नंबर हासिल करना है, 85 नंबर हासिल करना है तो अगले 100 क्वेश्चनों में से मुझे 85 क्वेश्चनों का सही जवाब देना पड़ेगा। हाँ, और मैं निकालता हूं तो आएगा 85%। हाँ, 85% है। इस प्रकार देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर अगर अर्पिता पूरे पेपर में 75% अंक हासिल करना चाह रही है तो उसे अगले 40 क्वेश्चनों में कम से कम 85% सही जवाब देने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कभी हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बनकर ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम वेन डायग्राम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में से 40% के उत्तर सही दिए। हाँ, कह रहा है कि संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो। कह रहा है कि संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड अगर 60% हो तो 60% हो, इसके लिए उसे 125 में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। हाँ, कितने प्रतिशत, कितने 125 में से कितने परसेंट के सही उत्तर देने होंगे। हाँ, ये तो कह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, 250 प्रश्नों का एक पेपर था। दोस्तों 250 प्रश्नों का एक पेपर था और उस 250 प्रश्नों के पेपर में शुरुआती जो 125 प्रश्न है, दोस्तों 250 प्रश्नों का एक पेपर था, 250 प्रश्नों का एक पेपर था और उस 250 प्रश्नों के पेपर में से शुरुआती जो 125 क्वेश्चन है, शुरुआती 125 क्वेश्चनों में से 40% के सही जवाब दिया गया, 40% का सही जवाब दिया गया जस्सी के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि बताइए अगले 125, कह रहा है कि बताइए अगले 125 क्वेश्चनों में से कितने, कह रहा है कि बताइए अगले 125 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब, कितने परसेंट प्रश्नों का सही जवाब दिया जस्सी दे कि पूरे पेपर कितना क्वेश्चन का था, 250 क्वेश्चन का था। कह रहा है कि पूरे पेपर में, जिससे पूरे पेपर में वो 60% अंक हासिल कर सके, 60% अंक हासिल कर सके। ये तो कह रहे हो, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है।
ठीक है। तो 250 प्रश्नों का पेपर था और 250 प्रश्नों के पेपर में से शुरुआती 125 क्वेश्चनों में से 40 प्रश्नों का उत्तर सही 40 प्रश्नों का उत्तर सही दिया गया जस्टिस के द्वारा। कह रहा है कि बताइए अगले अगले 125 क्वेश्चनों में से कितने परसेंट प्रश्नों के सही जवाब दिया जाए, कितने परसेंट प्रश्नों का सही जवाब दिया जाए कि पूरा पेपर जो 250 प्रश्नों का था, कह रहा है उसमें कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किया जा सके। हाँ ये तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है, तो इसको आसानी से सोल्व करने के लिए ऐसा नहीं है यहीं पर अगर मैं सोल्व करता हूं तो सोल्व नहीं होगा, सोल्व हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे आसानी से करना है तो मैं क्या कर ले रहा हूं, ये जो 125 और 250 दिख रहा है इसका अनुपातिक वैल्यू ले लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो 112 आएगा, 112 आएगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ पर भी 1 कर ली, यहाँ पर 2 कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या कर ले रहा हूं, अब मैं क्या कर ले रहा हूं, अब मैं क्या कर ले रहा हूं, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लिया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 200 प्रश्नों का पेपर था। अब दोस्तों यहाँ पर 100 100 200 हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 200 प्रश्नों का पेपर था और उस 200 प्रश्नों के पेपर में से शुरुआती 100 प्रश्नों में से 40% प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। कह रहा है कि अगले 100 क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगले 100 प्रश्नों में से कितने परसेंट प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाए, कितने परसेंट प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाए कि पूरे पेपर में 60% अंक हासिल किया जा सके जैसे कि हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, 200 प्रश्नों के पेपर में से दोस्तों दोस्तों एक बात बताइए, 200 प्रश्नों का पेपर था कहोगे? हाँ, उसमें से शुरुआती जो 100 क्वेश्चन है, उसमें से जो शुरुआती 100 क्वेश्चन, उसमें से शुरुआती 100 क्वेश्चनों में से 40% प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। हाँ, दोस्तों जो शुरुआती 100 क्वेश्चन थे उसमें से 40% प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए जस्टिस के द्वारा कहोगे? हाँ, तो कितने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया गया कहोगे? देखिए अगर मैं 100 का 40% निकालता हूं तो आएगा 40, मतलब 40 प्रश्नों के सही जवाब दिए गए कहोगे? हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, 100 क्वेश्चनों में से 40 प्रश्नों के सही जवाब दिए गए हैं तो उसे नंबर कितने मिले हैं? तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर 40 क्वेश्चनों को सही जवाब दिए हैं तो कुल मिलाकर 40 नंबर मिले होंगे। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे? हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो जो 200 प्रश्नों का जो पेपर था, दोस्तों 200 प्रश्नों के पेपर में से शुरुआती जो 100 क्वेश्चन किए गए, शुरुआती 100 क्वेश्चन किए और उसने कुल मिलाकर 40 अंक हासिल कर लिए। हाँ, ठीक है, 40 अंक हासिल कर लिए। कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो पूरे पेपर में वो कितना अंक हासिल करना चाह रहा है कहोगे? 60% अंक हासिल करना चाह रहा है कहोगे? हाँ, पूरे पेपर में वो 60%, पूरे पेपर में दोस्तों 200 क्वेश्चन है। हाँ, और 200 क्वेश्चन जो है 200 नंबरों का है। हाँ, 200 क्वेश्चन जो है 200 नंबरों का है। दोस्तों पूरे पेपर में वो 60% अंक हासिल करना चाह रहा है, मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 120 अंक हासिल करना चाह रहा है, 120 अंक हासिल करना चाह रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर वो 120 अंक हासिल करना चाह रहा है कहोगे? हाँ, और शुरुआती 100 क्वेश्चनों के माध्यम से उसने 40 अंक हासिल कर लिया है कहोगे? हाँ, तो कुल मिलाकर पूरे पेपर दोस्तों 200 जो क्वेश्चनों का पेपर था उसमें कुल मिलाकर 120 अंक हासिल करना चाह रहा था और शुरुआती 100 क्वेश्चनों के माध्यम से उसने 40 क्वेश्चन तो हासिल कर लिया कहोगे? हाँ, तो अभी अभी जो 100 क्वेश्चन बचा है उसमें कुल कितना अंक हासिल करना पड़ेगा कहोगे? कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन, 80 नंबर हासिल करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो अगले 100 क्वेश्चन है उसमें कुल मिलाकर 80 अंक हासिल करना पड़ेगा। हाँ, दोस्तों 80 अंक तभी मिलेगा, दोस्तों 80 अंक हासिल तभी कर पाएगा जब वो 80 क्वेश्चनों का जवाब देगा। हाँ, दोस्तों अगले 100 क्वेश्चनों में वो 100 80 अगले 100 क्वेश्चनों में 80 नंबर तभी हासिल कर पाएगा जब वो अगले 100 क्वेश्चनों में से 80 क्वेश्चनों का जवाब देगा। मतलब यही है कि अगर उसे कुल मिलाकर 80, मतलब कुल मिलाकर यही है कि अगर उसे 80 अंक हासिल करना है तो अगले 100 क्वेश्चनों में से 80 क्वेश्चनों का जवाब देगा। हाँ, मतलब कितने परसेंट क्वेश्चनों का सही जवाब देगा कहोगे? देखिए 80 क्वेश्चनों का सही जवाब देगा और 80 क्वेश्चनों में 80 क्वेश्चनों का सही जवाब देगा और ये देगा 100 क्वेश्चनों में से। तो निकालता हूं तो आएगा 80%, मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो अगले 100 को मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 80% प्रश्नों का वो सही जवाब देगा। अगर पूरे पेपर में जस्ती जो है 60% अंक हासिल करना चाह रहा है तो वो अगले 125 क्वेश्चनों में से 80% प्रश्नों का सही जवाब देगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए।
क्या कह रहा है होगा, देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में, कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, हाँ कह रहा है कि 25%, कह रहा है 25% इंग्लिश में फेल हुए, हाँ कह रहा है 25% जो है इंग्लिश में फेल हुए, कह रहा है दोनों, कह रहा है यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, पास हुए हैं, हाँ कह रहा है कि बताइए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं, हाँ ये तो कह रहा है, हाँ यहाँ यही चीज कह रहा है। तो दोस्तों अक्सर हम इस प्रकार के क्वेश्चन, दोस्तों अक्सर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करते हैं, हाँ वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करते हैं। आखिर वेन डायग्राम होता क्या है दोस्तों, आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा वेन डायग्राम के बारे में, फिर भी आपको दिक्कत, आपको कोई टेंशन नहीं लेना अगर आपको नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वेन डायग्राम के माध्यम से ही सोल्व कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वेन डायग्राम अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम वेन डायग्राम का प्रयोग करके यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी यहाँ पर हम देखेंगे, शॉर्ट मेथड भी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट मेथड भी हम यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए दोस्तों दो विषय है, मान लीजिए दोस्तों दो विषय है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, मान लीजिए दोस्तों दो विषय है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है, हाँ ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर दो विषय थे, एक हिंदी थे एक इंग्लिश थे दोस्तों। दोस्तों कुछ छात्र जो है हिंदी में फेल हुए दोस्तों, कुल मिलाकर मान लीजिए दो विषय थे, और कुछ छात्र जो है उनमें से दोस्तों कुल मिलाकर दो विषय थे, एक हिंदी थे एक इंग्लिश थे। कुछ छात्र दोस्तों हिंदी में फेल हुए, हाँ और कुछ छात्र जो है इंग्लिश में फेल हुए, और कुछ छात्र जो है मान लीजिए दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए, हाँ ठीक है दोस्तों। मैं हिंदी को एच से दर्शा रहा हूँ और इंग्लिश को ई से दर्शा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है दोस्तों। मैं हिंदी के लिए एक गोला बना ले रहा हूँ दोस्तों, हिंदी के लिए एक मैं गोला बना ले रहा हूँ, हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक गोला बना ले रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दोस्तों। मैंने हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक गोला बना लिया है आपके सामने, हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक गोला बना लिया। मान लीजिए दोस्तों ये जो है, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए छात्रों को दर्शा रहा है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल, ये जो हमारा सर्कल है, ये हिंदी सब्जेक्ट में, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है हिंदी में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, हिंदी में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारा सर्कल है, ये जो सर्कल है हिंदी में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक दूसरा सर्कल बना ले रहा हूँ, इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरा सर्कल बना ले रहा हूँ, ठीक है। और ये मान इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा सर्कल बना ले रहा हूँ, और आप मान लीजिए कि ये जो सर्कल है, ये जो दूसरा सर्कल है, ये इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दो सब्जेक्ट है, एक हिंदी है एक इंग्लिश है। मान लीजिए ये जो सर्कल है ये हिंदी में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, और ये जो हमारा दूसरा सर्कल है ये इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, मैंने कहा ठीक है जी, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, हाँ ये एरिया हमें दिख रहा है दोस्तों, ये एरिया जो है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं दोस्तों। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको दिख रहा है कि नहीं हो गया, हाँ ये चीज, हाँ ये एरिया दिख रहा है हमें, ये जो एरिया है, ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है जी, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है जी। मान लीजिए दोस्तों हिंदी में कुल मिलाकर 30% छात्र फेल हुए थे। मान लीजिए दोस्तों हिंदी में कुल मिलाकर 30% छात्र फेल हुए थे, 30% हिंदी में फेल हुए थे, ठीक है।
मान लीजिए दोस्तों हिंदी में कुल मिलाकर 30% छात्र फेल हुए थे और इंग्लिश में कुल मिलाकर 50% छात्र फेल हुए थे। क्या 50% छात्र फेल हुए थे? मान लीजिए दोस्तों हिंदी में कुल मिलाकर 30% छात्र फेल हुए थे और इंग्लिश में कुल मिलाकर 50% छात्र फेल हुए थे। और ये आप मान लीजिए मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश में कुल मिलाकर 15% छात्र फेल हुए थे। 15% छात्र फेल हुए थे। 15% छात्र फेल हुए थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ तक अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर हिंदी में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए थे? 30% फेल हुए थे। हाँ, ठीक है। कुल मिलाकर इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र फेल हुए थे? 50% छात्र फेल हुए थे। ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश में कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए थे? 15% छात्र हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए थे। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये पूरा सर्कल जो है हिंदी में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। और ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला जो एरिया है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी में ही फेल हो रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये वाला आप एरिया देख रहे हो, ये जो हमारा खाली एरिया है, ये वाला खाली एरिया को यहाँ, ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना, ये उन छात्रों को दिखा रहा है जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं, मैंने कहा कि बताइए ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं? देखिए ये जो एरिया है कुल मिलाकर ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। मैंने कहा देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 30% छात्र फेल हुए हैं। मैंने कहा देखिए कुल मिलाकर हिंदी में 30% छात्र फेल हुए हैं और इस 30% में से 15% तो छात्र ऐसे हैं, 15% छात्र जो ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। मैंने कहा इस प्रकार देखा जाए तो देखिए कुल मिलाकर 30% हिंदी में फेल हुई है। मैंने कहा देखिए इस 30% में से 15% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 15% केवल 15% छात्र ही ऐसे हैं, 15% छात्र ही ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए कुल मिलाकर 15% छात्र ऐसे हैं, केवल 15% ही छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं? देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% छात्र इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, देखिए कुल मिलाकर 50% छात्र इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। मैंने कहा देखिए इस 50% में से 15% तो छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 35% छात्र ऐसे होंगे, 35% छात्र ही ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया वास्तव में ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। मैंने ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 15% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। हाँ, और 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। हाँ, और 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर 15% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, केवल हिंदी में, और 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 15% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो आप मुझे बताइए कुल ऐसे कितने छात्र हैं जो फेल हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से फेल हुए हैं? देखिए 15% तो हिंदी में केवल फेल हुए हैं और 35% इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 40% विद्यार्थी हैं। मैंने कहा देखिए एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले देखिए हिंदी में केवल 15% बच्चे फेल हो रहे हैं और इंग्लिश में केवल 35% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 40% छात्र ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। मैंने कहा देखिए 40% छात्र ऐसे थे जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। मैंने कहा देखिए 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 55% छात्र ऐसे हैं, 55% छात्र ऐसे हैं जो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 55% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। हाँ, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, चाहे एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, चाहे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपने कहा कुल मिलाकर 55% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से फेल हुए हैं। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
दोस्तों ये तो हमें पता चल गया, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि अगर कुल मिलाकर 30% छात्र, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि अगर हिंदी में कुल मिलाकर 30% छात्र फेल हुए हैं और इंग्लिश में कुल मिलाकर 50% छात्र फेल हुए हैं और हिंदी और इंग्लिश में कुल मिलाकर 15% छात्र फेल हुए हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 55% ही छात्र फेल हुए हैं। हाँ हम कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप मुझे बताइए अगर तो कुल मिलाकर 55% ही छात्र फेल हुए हैं तो आप मुझे बताइए कुल ऐसे तो आप मुझे बताइए उन बच्चों का प्रतिशत क्या है जो पास हुए हैं। कहोगे देखिए कुल मिलाकर बच्चों की संख्या रही होगी 100%, तो मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 100% बच्चे थे। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 100% बच्चे रहे होंगे। कहोगे हाँ। और 55% छात्र देखा जाए तो 55% छात्र देखा जाए तो फेल हो रहे हैं। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 45% छात्र ऐसे होंगे, 45% छात्र ऐसे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। तो देखिए कुल मिलाकर 100% बच्चे रहे होंगे। मैंने कहा 55% छात्र तो फेल हुए हैं। मैंने कहा इस प्रकार आपने कहा कुल मिलाकर 45% बच्चे पास हुए होंगे। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो ये सारी चीजें आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे इस चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि बस वास्तव में कैसे हम वेन डायग्राम का उपयोग करते हैं। हाँ अगर तो आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है, इस क्वेश्चन में आप कुछ रखा नहीं है। हाँ हाँ, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम तेजी से भी देखेंगे कि तेजी से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र जो है गणित में फेल हुए और 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। हाँ ये करेक्ट हो गया। हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% इंग्लिश में फेल हुए। कह रहा है कि यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए हैं तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं। हाँ यही तो पूछ रहे हो। हाँ ठीक है दोस्तों, दो सब्जेक्ट है, एक मैथ है एक इंग्लिश है। हाँ मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है मैथ सब्जेक्ट को, मैथ दोस्तों दो सब्जेक्ट है दो सब्जेक्ट है, एक मैथ है एक इंग्लिश है। हाँ, ठीक है दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा ये जो गोला है मैथ में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, और ये जो सर्कल है, ये जो दूसरा सर्कल है, ये इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। और ये वाला एरिया जो है दोस्तों, मान लीजिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले छात्रों को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक परीक्षा हुआ और पता चला कि भैया कुल मिलाकर 35% छात्र मैथ में फेल हुए हैं, 35% छात्र मैथ में फेल हुए हैं, 35% छात्र फेल मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। और हमें पता चला कि और पता चला कि भैया इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए हैं। और पता चला कि भैया इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। और हमें ये भी बात पता चला कि कुल मिलाकर 10% छात्र ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। हाँ यही तो करेक्ट हो गया। हम ठीक है, और हमसे दोस्तों हमसे कह रहा है कि कुल मिलाकर 35% छात्र मैथ में फेल हुए, कह रहा है इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए हैं, और कह रहा है कि मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 10% छात्र फेल हुए हैं। तो बताइए वो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो है मैथ में फेल होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो सर्कल है इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है, ये मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है तो कुल मिलाकर 35% छात्र जो थे मैथ में फेल हुए थे। कहोगे हाँ 35% छात्र मैथ में फेल हुए थे। कहोगे हाँ 35% छात्र मैथ में फेल हुए। ठीक है दोस्तों इस 35% छात्र मैथ में फेल हुए थे। कहोगे हाँ, और इस 35% में से 10% छात्र ऐसे थे जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए थे। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 25% छात्र ऐसे होंगे जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं। कहोगे हाँ, इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया 25% छात्र ऐसे थे जो केवल मैथ में ही फेल हो रहे थे। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो एरिया है, ये केवल इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। देखिए 25% को देखिए कुल मिलाकर 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं। मैंने कहा को देखिए इस 25% में से 10% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ मैथ में भी फेल हो रहे हैं। मतलब देखा जाए तो 15% ही छात्र 15% ही छात्र ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं।
तो इस प्रकार आपने कहा कि 15% छात्र ऐसे होंगे, 15% छात्र ही ऐसे केवल होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार आपने कहा कि देखिए मैथ में इस प्रकार देखा जाए तो मैथ में कुल मिलाकर केवल मैथ में इस प्रकार देखा जाए तो केवल मैथ में 25% छात्र फेल हो रहे थे, कहोगे हाँ, और केवल इंग्लिश में 15% छात्र फेल हुए हैं और दोनों सब्जेक्ट में 10% छात्र फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, केवल एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हुए हैं, कहोगे देखिए केवल एक, कहोगे देखिए केवल मैथ में 25% छात्र फेल हुए हैं, मैंने कहा। तो देखिए इंग्लिश में केवल 15% छात्र फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल एक सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए केवल एक सब्जेक्ट में 40% छात्र फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं, कहोगे देखिए एक सब्जेक्ट में, कहोगे देखिए कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट में केवल एक ही सब्जेक्ट में 40% बच्चे फेल हुए हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 50% छात्र ऐसे हैं, 50% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे क्या पूछ रहा था, कहोगे हमसे पूछ रहा था कि बताइए पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, परसेंटेज क्या है। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या 100% रही होगी, कहोगे हाँ, कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या 100% रही होगी, कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या 100% थी और उसमें से 50% छात्र फेल हो गए थे, कहोगे हाँ। तो पास कितने हुए थे, कहोगे पास वास्तव में 50% हुए होंगे। हाँ, अगर आधा फेल हो गए हैं, तो आधे ही तो पास हुए होंगे, कहोगे हाँ, मतलब 50% छात्र क्या हुए थे, वो पास हुए थे। हाँ, बात आती है क्या हमें ऐसे करना है, नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना। तब कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जब भी दो कैटेगरी की बात हो, जब भी दो कैटेगरी की बात हो तो तभी आपको ये नियम प्रयोग करना है। जब दो कैटेगरी की, केवल दो ही कैटेगरी की, वेन डायग्राम में दो ही कैटेगरी की बात की जाए तभी ये नियम आपको प्रयोग करना है। ठीक है, केवल एक ही कैटेगरी को, जब आप पहले कैटेगरी को यूज करोगे, पहली कैटेगरी के लोग को लेकर सोल्व करोगे तो दूसरी कैटेगरी मिलेगी, और जब दूसरी कैटेगरी के लोग लेकर सोल्व करोगे तो आपको पहली कैटेगरी मिलेगी। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। हाँ, ठीक है, तो दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। हाँ, ठीक है, हमें फेल का प्रतिशत दिया गया और पास का प्रतिशत पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फेल को अगर लेकर चलता हूं तो मुझे पास वाला मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर पास को लेकर चलता हूं तो मुझे फेल वाले बच्चों की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो आपको केवल एक ही कैटेगरी में लेके चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों कह रहा था कि दो सब्जेक्ट है, एक मैथ है और एक इंग्लिश है। हाँ, तो मैथ में कुल मिलाकर देखा जाए 35% छात्र फेल हुए थे, कहोगे हाँ। ठीक है, और इंग्लिश में कुल मिलाकर देखा जाए तो 25% छात्र फेल हुए थे। हाँ, दोनों डाटा लिखना है, दोनों डाटा लिखना और जोड़ देना है। जोड़ता हूं तो आएगा 60%। हाँ, अब आपको क्या करना है, दोनों कैटेगरी में दोस्तों दोनों कैटेगरी में जितने बच्चे फेल हुए हैं उसे घटा देना है, जो आया है उसमें से घटा देना है। तो दोनों कैटेगरी में दोनों फेल कितने हुए, कहोगे 10% फेल हुए हैं। ठीक है, मैंने घटा दिया, तो ये जो निकल कर आया है, ये जो निकल कर आया है ऐसे छात्रों की संख्या, ये जो निकल कर आया है ऐसे छात्रों का प्रतिशत निकल कर आया है जो वास्तव में फेल हुए हैं। तो इस प्रकार निकल कर आया 50%। हम मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। तो एक बात बताइए, कुल मिलाकर 100% छात्र थे, कहोगे हाँ। अगर 50% 100% में से अगर दोस्तों कुल मिलाकर 100% छात्र थे, कहोगे हाँ, और इसमें से 50% छात्र अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, कहोगे 50% ही पास हुए होंगे, 50% ही पास हुए होंगे। हाँ, इस प्रकार आप बिना डायग्राम के बिना वेन डायग्राम के माध्यम से भी आप तेजी से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार जाकर तेजी से सोल्व कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी को, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र, कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। हाँ, कह रहा है कि 48% छात्र, कह रहा है कि 48% छात्र भौतिक में पास हुए। हाँ, कह रहा है कि 30% छात्र जो है दोनों में पास हुए, कहोगे हाँ दोनों में पास हुए। ये तो कह रहा है, हाँ यही चीज कह रहा है। कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट छात्र दोनों सब्जेक्ट में, कह रहा है कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं। हाँ, कितने परसेंट छात्र दोनों फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक परीक्षा में दो सब्जेक्ट थे, एक मैथ था एक भौतिकी था। हाँ, ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि मैथ में 65% छात्र फेल हुए हैं। हाँ, कह रहा है कि मैथ में 65% छात्र पास हुए हैं। कह रहा है कि जबकि भौतिकी में 48% छात्र पास हुए हैं। हाँ, मान लीजिए दोस्तों तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये मैथ में पास होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ में पास होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैथ में कुल मिलाकर कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, 65% छात्र पास हुए हैं।
कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है को? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा दूसरा सर्कल है, ये फिजिक्स में पास होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिजिक्स में कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं? फिजिक्स में कुल मिलाकर देखा जाए तो 30% छात्र पास हुए हैं। 30% छात्र पास हुए हैं। वास्तव में इस क्वेश्चन में दम नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड का काम है। ठीक है, 10 सेकंड का काम है दोस्तों। कुल मिलाकर मैथ में 65% छात्र फेल हुए थे और फिजिक्स में कुल पास हुए थे, और फिजिक्स में 30% छात्र पास हुए थे। हाँ, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 30% छात्र पास हुए हैं कभी? हाँ। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाला जो एरिया है दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, फिजिक्स और मैथ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिक्स और मैथ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये वाला जो एरिया है केवल मैथ में पास होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो एरिया है ये केवल फिजिक्स में पास होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ठीक है, कुल मिलाकर 65% छात्र मैथ में पास हुए थे। हाँ, तो आप मुझे बताइए कुल मिलाकर मैथ में 65% छात्र पास हुए थे, फिजिक्स में 30% छात्र पास हुए हैं को? हम और मैथ और फिजिक्स दोनों में 30% छात्र पास हुए हैं। हाँ, आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर कुल मिलाकर मैथ में 65% छात्र पास हुए हैं, तो आप मुझे बताइए ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जो केवल मैथ में पास हुए हैं को? देखिए, कुल मिलाकर मैथ में 65% छात्र पास हुए थे, और इसमें से 30% छात्र तो ऐसे हैं, और इसमें से 30% छात्र ऐसे हैं जो 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 मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी पास हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 35% ही छात्र ऐसे होंगे जो केवल मैथ में पास हुए हैं। हाँ, इस प्रकार आपने कहा भी 35% छात्र केवल ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए हैं। हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल ऐसे कुल कितने छात्र हैं ऐसे कुल कितने अच्छा 48 है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कुल कितने छात्र हैं इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। देखिए कुल मिलाकर 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए थे। मैंने कहा को देखिए कुल मिलाकर 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए थे, और इसमें से 30% छात्र ऐसे हैं जो फिजिक्स के साथ साथ मैथ में भी पास हुए हैं। तो इस प्रकार 18% ही छात्र ऐसे हैं 18% जो केवल मैथ फिजिक्स में पास हुए हैं। कोई दिक्कत की परेशानी को करिए, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार आपने कहा भैया मैथ में केवल पास होने वाले 35% छात्र है, और फिजिक्स में पास होने वाले केवल 18% ही छात्र हैं, और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कुल मिलाकर 30% छात्र है। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो मैथ में केवल मैथ में 35% छात्र फेल हुए थे। हाँ, फिजिक्स में केवल 18% छात्र फेल हुए थे कहोगे? हाँ, और दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 30% छात्र फेल हुए थे। हाँ, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। आप मुझे बताइए दोस्तों ऐसे कुल आप मुझे बताइए दोस्तों ऐसे कुल आप मुझे बताइए दोस्तों कुल कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं? देखिए 35% छात्र केवल मैथ में पास हुए हैं। मैंने कहा देखिए 18% छात्र केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, और 30% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 5 13 3 यहाँ से लगे 1 3 3 6 7 83% छात्र दोनों पास हुए हैं। हाँ, इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 83% छात्र पास हुए हैं। हाँ, 83% छात्र पास हुए हैं। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हाँ, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 83% छात्र ऐसे हैं, 83% छात्र ऐसे हैं जो जो किसी ना किसी तरीके से पास हुए हैं। हाँ, तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या है? ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? ऐसे छात्रों की संख्या क्या है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? को देखिए 83% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से पास हुए हैं। मैंने कहा को देखिए कुल मिलाकर 100% छात्र रहे थे, तो देखिए कुल मिलाकर 100% छात्र थे। मैंने कहा तो 83%, इसमें से 83% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से पास हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से पास हुए। तो इस प्रकार देखा तो 17 इस प्रकार देखा जाए तो 17% छात्र ऐसे हैं, 17% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 17% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से फेल हुए हैं। आप मेरी बात सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। बात आती है कि हम अगर तेजी से इसे कैसे करें। वही तरीका है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। हाँ, ठीक है, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है। हाँ, ठीक है दोस्तों, दो यहाँ पर दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको बताया है। हाँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैथ और भौतिकी की बात हो रही है। हाँ दोस्तों, मैथ में कुल मिलाकर 65% छात्र पास हुए थे। कहोगे हाँ, ठीक है। भौतिकी में कुल मिलाकर देखें तो 48% छात्र पास हुए थे। कहोगे हाँ, ठीक है। दोनों को जोड़ लीजिए, 8 5 13 3 हाथ से लगे 1, हाँ 6 4 10, 8 5 13 3 हाथ से लगे 6 4 10 11, 113 आया। हाँ 113। अब क्या करना है, 113% जो आया है इसमें से दोनों में पास होने वाले छात्रों को घटा देना है, दोनों में पास होने वाले छात्रों को परसेंट घटा देना है। अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 3, हाँ 83 आएगा। तो ये जो निकल कर आया है, ये ऐसे छात्रों की संख्या ये जो निकल कर आया है ये कुछ और नहीं है, ये जो निकल कर आया है कुछ और नहीं है, ये वास्तव में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 83% छात्र ऐसे थे जो पास हो रहे थे। हाँ, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 100% छात्र थे। हाँ, और जिसमें से 83% छात्र जो थे, 83% छात्र जो थे वो किसी ना 83% जो छात्र थे वो पास हुए थे। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 17% छात्र ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से क्या हुए थे, फेल हुए थे। इस प्रकार देखा जाए तो 17% छात्र ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से फेल हुए थे। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार तो हम कह सकते हैं, इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि 17% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से फेल हुए हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। कह रहा है 30% के पास भैंस है और प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय और भैंस है। हाँ, कह रहा है यदि कुल 96 परिवार हैं तो बताइए कुल कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। हाँ, ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक गांव में गाय और भैंस थी। दोस्तों एक गांव में गाय और भैंस थी। हाँ, ठीक है दोस्तों, गांव में जितने परिवार थे दोस्तों, गांव में 60% जो परिवार थे, 60% जो परिवार थे उनके पास केवल एक गाय थी। हाँ, और 30% के पास जो थी वो भैंस थी। हो गया हाँ। कह रहा है कि 15% के पास जो है गाय और भैंस दोनों है। हो गया हाँ। कह रहा है कि यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो बताइए ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों लाइट कट गई है, आ जाने दीजिए। तो दोस्तों मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गाय और भैंस की बात हो रही है। हाँ, तो मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है पहला वाला है, ये उन परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है उन परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास गाय है, हाँ, जिनके पास क्या है, गाय है। हाँ, जिनके पास गाय है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए ये जो सर्कल है उन परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास भैंस है। क्या है, भैंस है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए ये वाला जो एरिया है ऐसे परिवारों को रिप्रेजेंट करेगा जिसके पास गाय के साथ साथ भैंस भी है, हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों कुल मिलाकर 60% परिवार थे, 60% परिवारों के पास ही गाय है। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर 60% परिवार के पास क्या है, गाय है। हाँ, ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है।
हाँ, 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? ठीक है। और दोस्तों और और दोस्तों ऐसे परिवारों का परसेंटेज वास्तव में 15% है। दोस्तों ऐसे कुल मिलाकर 15% परिवार है। दोस्तों ऐसे कुल मिलाकर 15% परिवार है। ऐसे कुल मिलाकर 15% परिवार है जिसके पास दोनों जानवर हैं, मतलब गाय के साथ साथ भैंस भी है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हमसे कह रहा है कि यदि कुल मिलाकर 96 परिवार हो तो बताइए ऐसे कुल कितने परिवार है जिनके पास कोई जानवर नहीं है, कोई जानवर नहीं है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये जो सर्कल है ऐसे ऐसे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास गाय है। हाँ, ये जो सर्कल है ऐसे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास भैंस है। और ये वाला जो एरिया है ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास दोनों जानवर है। ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 60% परिवार ऐसे थे। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 60% परिवार ऐसे थे जिनके पास गाय थी। हाँ, और ये 60% में से देखा जाए तो 15% परिवार ऐसे थे, 15% परिवार ऐसे थे जिनके पास गाय के साथ साथ भैंस भी थी। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 45% परिवार ही ऐसे होंगे, 45% परिवार ही ऐसे होंगे, 45% परिवार ही ऐसे होंगे जिनके पास केवल एक गाय होगी। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 45% परिवार ही ऐसे होंगे जिनके पास केवल गाय होगी। हाँ, ना कि भैंस। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर कुल मिलाकर 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, तो आप मुझे बताइए ऐसे कुल कितने परिवार हैं जिनके पास केवल ही भैंस है, केवल भैंस ही है। कहोगे देखिए 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल भैंस है। मैंने कहा कहोगे देखिए 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, और इस 30% में से 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस के साथ साथ गाय भी है। इस प्रकार देखा जाए तो 15% ही परिवार ऐसे हैं, 15% ही परिवार ऐसे हैं, 15% ही परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल भैंस है। हाँ, जिनके पास केवल भैंस है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। इस प्रकार तो देखा जाए तो 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक गाय है। हो गया। हाँ। और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक भैंस है। हो गया। और 15% परिवार 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास दोनों है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की पसंद नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैंने कहा ऐसे कितने परसेंट परिवार है, मैंने कहा ऐसे कुल कितने परसेंट परिवार है जिनके पास केवल एक जानवर है। कहोगे देखिए 45% परिवार के पास केवल गाय है। मैंने कहा तो 15% परिवार के पास केवल भैंस है। इस प्रकार देखा जाए तो 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक जानवर है। हाँ, केवल एक जानवर है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा कि ऐसे कितने परिवार है जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। कहोगे देखिए 60% परिवार के पास तो दोनों एक जानवर है, और 15% परिवार के साथ 15% परिवार के पास दोनों जानवर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 85। इस प्रकार देखा जाए तो 75 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। ठीक है। तो एक बात बताइए कुल मिलाकर 100% परिवारों की संख्या रही होगी। तो हाँ 100% परिवारों की संख्या थी। ठीक है। तो 100% परिवारों की संख्या थी, और 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। तो 25% परिवार ऐसे होंगे, 25% परिवार ऐसे होंगे जिनके पास एक भी जानवर नहीं होगा। हो गया। 25% परिवार ऐसे होंगे जिनके पास एक भी जानवर नहीं होगा। हाँ। तो हमसे ये नहीं कहा कि कितने परसेंट परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी जानवर नहीं है। हमसे कह रहा है परसेंटेज बताइए, हमसे कह रहा है कि 96 परिवार है, तो बताइए कुल परिवारों की संख्या क्या होगी जिनके पास एक भी जानवर नहीं है। हाँ, तो कुल मिलाकर परिवार दोस्तों कुल मिलाकर 96 परिवार थे। कहोगे हाँ 96 परिवार थे। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो 96 परिवार है इनमें से 25% के बाद एक भी जानवर नहीं है। 25 का मतलब 25% अगर मैं निकालता हूँ, 25% निकालता हूँ तो आएगा 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, चाहे मैं 25% लिखूं चाहे 1/4 लिखूं। तो अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो आएगा 24। मतलब 24 परिवार ही ऐसे हैं, 24 परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास एक भी जानवर नहीं है। यही चीज तो हमसे पूछा गया था। लेकिन बात आती है तेजी से कैसे करें। वैसे ही तरीका है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, वही तरीका है। यहाँ पर दो कैटेगरी की बात हो रही है, गाय और भैंस की। तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि ऐसे परिवार कितने हैं जिसके पास गाय है। कहोगे 60%। ऐसे परिवार कितने हैं जिसके पास भैंस है। कहोगे 30% है। दोनों को जोड़ दीजिए तो आया 90। अब क्या करना है, ऐसे परिवार कितने परसेंट, ऐसे कुल मिलाकर कितने परसेंट है जिसके पास दोनों है। कहोगे 15। उसे घटा दीजिए। अगर मैं घटाता हूं तो क्या होगा, देखिए जब आप घटाओगे तो 75 आएगा। तो ये जो निकल कर आया है ये ऐसे परिवारों की संख्या निकल कर आई है जिनके पास
कोई ना कोई जानवर तो है ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई जानवर है। तो 25% परिवार ऐसे होंगे जिनके पास एक भी जानवर नहीं होगा। तो हाँ, तो कुल मिलाकर 96 परिवार थे और 96 परिवार थे। हाँ, और 96 परिवार में से 25% परिवार ऐसे थे जिनके पास एक भी जानवर नहीं था। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब एक चौथाई परिवार जो था, एक चौथाई जो परिवार था, मतलब एक चौथाई जो परिवार था उनके पास एक भी जानवर नहीं था। एक चौथाई निकालता हूं तो आएगा 24, मतलब कुल मिलाकर 24 परिवार ऐसे थे जिनके पास एक भी जानवर नहीं था। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। 40% छात्र गणित में फेल हुए। कह रहा है कि 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। कह रहा है 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 50% छात्र क्या है, अंग्रेजी में फेल हुए। आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। कह रहा है कि 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए। कह रहा है कि 13% छात्र तीनों में फेल हुए। कह रहा है कि तब बताइए तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है। 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है और आप वेन डायग्राम के माध्यम से करना चाह रहे हो तो आपको 3 सर्कल यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है सर्कल ही बनाया जाए, आप कुछ भी बना सकते हो। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या कौन सी आकृति बनाकर यहाँ पर फॉलो करता हूँ। ठीक है, सर्कल तेजी से बन जाता है इसलिए हम सर्कल ही बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर दोस्तों 3 सर्कल बना लिया। 3 सर्कल बना लिया। 3 सर्कल बना लिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे तेजी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सर्कल बना लिया। कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 सर्कल बना लिया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है दोस्तों, ये मान लीजिए ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, मान लीजिए दोस्तों ये जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जो मैथ में फेल हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी में फेल हुए हैं, जो हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। क्या इंग्लिश में फेल हुए हैं? कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी। ठीक है दोस्तों, ये जो एरिया आप दिख रहा है, ये जो तीनों को कॉमन एरिया दिख रहा है, तीनों को कॉमन एरिया दिख रहा है, ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। आपको कोई दिक्कत है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, हाँ ये वाला, इस वाले सर्कल से जो बन रहा है और इस वाले सर्कल से जो बन रहा है ये वाला एरिया, ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जो इंग्लिश और मैथ में दोनों में फेल हुए हैं। दोस्तों ये वाला एरिया दिख रहा है, हाँ जो इस सर्कल और इस सर्कल से बना है ये वाला एरिया, ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों फेल हुए हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, हाँ दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल इंग्लिश और हिंदी में केवल फेल हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं। आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, हाँ तो ये वाला जो एरिया है इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल से मिलकर बना है। ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल इंग्लिश और मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, हाँ ये वाला जो एरिया है इससे और इससे मिलकर बना है। हाँ, ये वाला जो एरिया है दोस्तों ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये तीनों सर्कल से मिलकर बना है, इसलिए ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर दोस्तों एक परीक्षा था, दोस्तों एक परीक्षा हुआ उसमें 40% छात्र पाया गया कि 40% छात्र क्या है मैथ में फेल हुए। 40% छात्र मैथ में फेल हुए, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं। और पाया गया कि भैया 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, कहोगे हाँ 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, और ये भी पाया गया कि भैया 50% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हुए, 50% छात्र जो है इंग्लिश में फेल हुए, तो भैया हाँ 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि 25% छात्र गणित में व इंग्लिश में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं, इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं और 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए हैं। यदि फेल हुए, हाँ कह रहा है यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए तो बताइए तो तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है।
ठीक है। तो डाटा हमारे सामने तो बहुत ज्यादा दिया है, डेटा तो हमें बहुत सारा दिया है, तो हाँ, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें आपको धीरे धीरे करना है। ठीक है। आपको आप ये बताइए, ऐसे कुल कितने छात्र हैं, ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए को देखिए, हमसे कहा था कि तीनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर दो, तो हमसे कह रहा था कि भैया तीनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 13% छात्र फेल हुए हैं। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो तीनों सब्जेक्ट में, केवल तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत 13% है। हाँ। तो ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। हाँ। ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 13% छात्र फेल हुए हैं। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कहा था कि 25% छात्र जो है गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं। हाँ। गणित 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 और इंग्लिश में कुल कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं? तो भैया दोनों से, मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए हैं। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए। तो ये वाला जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला जो एरिया बन रहा है इस वाला सर्कल और इस वाले सर्कल से, ये वास्तव में मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिलाकर मैथ और इंग्लिश में 25% छात्र फेल हुए थे। मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए थे। ठीक है। मैथ और इंग्लिश में कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए थे। हाँ। ठीक है। तो कुल मिलाकर 25% छात्र फेल हुए होंगे। हाँ। मैंने कहा कि बताइए ऐसे कुल छात्र कितने हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं? तो देखिए कुल मिलाकर 25% छात्र ऐसे थे, 25% छात्र ऐसे थे जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए थे। हाँ। इसकी वैल्यू क्या है? 25% है। तो देखिए इस 25% में से 13% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश के साथ हिंदी में भी फेल हो रहे हैं। मैंने कहा इस प्रकार आपने कहा कि 12% छात्र ऐसे हैं, 12% ही छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। हाँ। इस प्रकार तो देखा जाए तो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज जो है 12% है। हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 12% ही छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ये तो जब आप बार बार करोगे तो तुरंत ये वास्तव में तुरंत निकल जाता है। 25 में से आप 13 घटाते तो आता 12। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 25 है। और 25 में से अगर ये वाला वैल्यू घटाता हूं तो आएगा 12, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 12 आएगी। हाँ, मैं लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 15% छात्र ऐसे थे जो इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए थे कहोगे? हाँ। 15% छात्र ऐसे थे, 15% छात्र ऐसे थे जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए थे। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो वास्तव में इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 15% छात्र ऐसे थे जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए हो गए। ठीक है। तो आप मुझे बताइए ऐसे छात्र कितने हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश में, केवल हिंदी इंग्लिश में, ना कि मैथ में, केवल हिंदी इंग्लिश में फेल हुए को देखिए 15% छात्र ऐसे हैं जो 15% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए हैं। और इसमें से 13% छात्र ऐसे हैं 13% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ मैथ में भी फेल हुए हैं। तो इस प्रकार 2% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों 2% ही छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसी प्रकार दोस्तों हिंदी और गणित में कुल मिलाकर 22% छात्र फेल हुए थे। दोस्तों ये वाला जो एरिया है हिंदी और दोस्तों इसी प्रकार हिंदी और गणित में कुल मिलाकर 22% छात्र फेल हुए थे। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। दोस्तों ये वाला जो एरिया है वास्तव में ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कुल मिलाकर जो हिंदी और मैथ में फेल हुए हैं। दोस्तों कुल मिलाकर हिंदी और मैथ में 22% छात्र फेल हुए होंगे। 22 में से अगर 13 घटाता हूं तो आएगा 9, मतलब देखा जाए तो 9% ही छात्र ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हुए हैं। कोई दिक्कत की परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 9% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ और हिंदी में फेल हो रहे हैं कहोगे? हाँ। 12% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं कहोगे? हाँ। और 2% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं कहोगे? हाँ। और 13% छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि ऐसे छात्र कितने हैं जो केवल मैथ में फेल हो रहे हैं कहोगे? देखिए कुल मिलाकर 40% छात्र मैथ में फेल हुए थे। मैंने कहा देखिए इसमें से 9% कुल मिलाकर 40% छात्र मैथ में फेल हुए थे। मैंने कहा देखिए इसमें से 9% छात्र 1 मिनट लीजिए दोस्तों
एक बात बताइए, ये वाला जो एरिया खाली दिख रहा है, ये वाला जो खाली एरिया दिख रहा है, ये वाला जो खाली एरिया दिख रहा है, ये किन छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है? कहोगे देखिए, ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। हाँ, तो ये वाला जो एरिया है, ये उन छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? कहोगे इसकी वैल्यू कुल मिलाकर 40% है। हाँ, तो अगर मैं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है? कहोगे हाँ। ये वाला पार्ट दिख रहा है? कहोगे हाँ। अगर मैं 40 में से, दोस्तों इस पूरे की वैल्यू 40 है, कहोगे हाँ। अगर इस 40 में से ये वाला पार्ट मैं घटा देता हूं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा? कहोगे हाँ। मतलब मुझे उन छात्रों का परसेंटेज मिल जाएगा जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। कहोगे हाँ। तो आप तेजी से ऐसे घटा सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लिखने की कोशिश कर रहा था। हाँ, आपको घबराना नहीं है। 40, दोस्तों अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, 12 13 25 होगा। हाँ, 25 होगा, और 25 में 9 जोड़ूंगा तो आएगा 34, और 34 में 40% में से 34 घटाऊंगा तो आएगा 6%। 6% आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो केवल मैथ में कुल मिलाकर 6% छात्र फेल हुए थे। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो केवल मैथ में 6% छात्र फेल हुए थे। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हाँ, ठीक है। या दूसरे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, तो कुल मिलाकर 40% छात्र फेल हुए थे। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो मैथ के साथ दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 40% छात्र मैथ में फेल हुए। हाँ, तो देखा जाए तो 12 13 25 9 क्या होगा? तो 34 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 34% छात्र ऐसे हैं, 34% छात्र ऐसे हैं जो मैथ के साथ साथ किसी अन्य सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं। हो गया। दोस्तों कुल मिलाकर 40% छात्र थे। हो गया। और इस 40% में से 36% छात्र ऐसे थे जो मैथ के साथ साथ किसी अन्य सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं। हो गया। तो 6% ही छात्र ऐसे होंगे जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। आप मेरे वजह से सहमत हो गया। दोस्तों ये वाला जो एरिया है, ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। मैंने कहा कि बताइए ऐसे छात्र कितने हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं? देखिए कुल मिलाकर 30% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। मैंने कहा देखिए कुल मिलाकर 30% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है। देखिए 13 2 होता है 15, 15 9 होता है 24। मैंने कहा देखिए 13 2 होता है 15, 15 9 होता है 24। मैंने कहा देखिए 30% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, और 24% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखें तो 6% छात्र ही ऐसे हैं, 6% ही छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे छात्र कितने हैं, ऐसे छात्र कुल कितने हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं? तो देखिए ये वाला जो एरिया है ऐसे छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। मैंने कहा हाँ, तो देखिए तो मैंने कहा कि बताइए ऐसे छात्र कुल कितने हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं? तो देखिए 13 2 15। मैंने कहा 13 2 15 होता है, 15 12 होता है, 15 12 होता है 27। मैंने कहा देखिए कुल मिलाकर 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं। मैंने कहा देखिए 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 27% छात्र ऐसे हैं, 27% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 23% छात्र ऐसे हैं, 23% छात्र ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि तीनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे 6% छात्र केवल मैथ में फेल हुए थे। कहोगे हाँ। 6% छात्र केवल हिंदी में फेल हुए थे। कहोगे हाँ। 23% छात्र केवल इंग्लिश में फेल हुए थे। तो 6 6 12 12 और 12 में 23 जोड़ूंगा तो क्या होगा? देखिए 12 में अगर आप 23 जोड़ते हो तो आएगा 35। मतलब देखा जाए तो 35% छात्र ऐसे थे जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे। तो दो सब्जेक्ट में कितने छात्र फेल हुए? देखिए मैथ और हिंदी में, केवल मैथ और इंग्लिश में 9% फेल हुए हैं, और हिंदी और इंग्लिश में कुल मिलाकर 2% छात्र फेल हुए हैं, और मैथ और इंग्लिश में केवल 12% ही छात्र फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 9 2 11 11 11 9 2 11 11 में 12 जोड़ूंगा तो क्या होगा? देखिए 11 11 22 22 1 23 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 23% छात्र ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए थे। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो 35% छात्र ऐसे थे जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे, 23% छात्र ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए थे, और 13% छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से फेल होने वाले छात्रों, तो ऐसे कुल कितने छात्र हैं, जो किसी ना किसी तरीके से फेल हो रहे हैं? ऐसे कुल कितने छात्र हैं जो किसी ना किसी तरीके से फेल हुए हैं? 5 3 8
5 3 8 8 3 11 हासिल लगे 1, मैंने कहा ठीक है। तो वह 3 3 6 71। इस प्रकार देखें तो 71% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। हाँ, किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 100% छात्र थे कहोगे हम, और जिसमें से 71% छात्र किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे थे कहोगे हम। इस प्रकार देखा तो 29% ही छात्र ऐसे होंगे, 29% ही छात्र ऐसे होंगे जो वास्तव में तीनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, तीनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। हाँ कि हाँ? आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। बात आती है कि क्या मुझे इतना समय लगेगा? नहीं जी, आपको इतना समय लगेगा नहीं लगेगा। तब कैसे मैं तेजी से करूं कि समय कम लगे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको बता रहा हूं कि आपको तेजी से निकालना है तो क्या करना है। ठीक है। आप यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बात हो रही थी। 2 सब्जेक्ट में आप तेजी से निकाल सकते हैं, ऐसे 3 सब्जेक्ट में भी आप तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बात हुई है, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। हाँ, ठीक है। मैथ, हिंदी, इंग्लिश। आप क्या करिए, जो तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों तीनों जो कैटेगरी हैं, तीनों जो सब्जेक्ट है हमारे, उनके उनके उनको जोड़ लीजिए। ठीक है। मैथ में कुल मिलाकर देखा जाए तो कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे थे? 40% बच्चे फेल हो रहे थे। हाँ, इंग्लिश में, हिंदी में कितने 30% बच्चे फेल हो रहे थे। हाँ, 30% बच्चे फेल हो रहे थे। और इसमें 50% बच्चे फेल हो रहे थे। अगर मैं जोड़ता हूँ तो आएगा 120%। हाँ, 120%। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जिससे यहाँ पर जो और चीजें मैं करूँ यहाँ पर साफ साफ दिखे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट नहीं। 40%, 30% और 50%। अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? 120% आएगा। 120%। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परसेंट को नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परसेंट नहीं। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ठीक है। अब आपको क्या करना है? दो सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं उन्हें एक किनारे लिख लीजिए। 2 सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं उन्हें एक किनारे लिख लीजिए। ठीक है। पहले 25% छात्र, 25% छात्र 25% छात्र क्या है? इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए, उन्हें लिख लिया। ठीक है। उसके बाद 15% छात्र इंग्लिश 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 और हिंदी में फेल हुए थे, उसे लिख लिया हो गया। हाँ, ठीक है। और उसके बाद 12% छात्र, अगर 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हो रहे थे, उसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है? तीनों सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं विद्यार्थी, जितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो रहे हैं उसे घटा देना है इन तीनों में से। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो आएगा 12। हाँ, 12 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ 13, हाँ, तो 2 आएगा, तो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसमें से घटाता हूँ 13, इन तीनों में से आपको 13% घटाना है, मतलब तीनों में जो फेल हो रहे हैं उन्हें घटाना है। ठीक है। अगर इसमें घटाता हूं तो आएगा 12, इसमें से घटाता हूं तो 2 आया, इसमें से घटाऊंगा तो आएगा 7। सबको जोड़ लीजिए। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा? देखिए, दो दो एक, 2 2 4 7 4 11 खांसी लगे 1, 21% आएगा। 21% आएगा। हाँ, 21% आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ। अब आपको क्या करना है? तीनों सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं उसका दुगना भी जोड़ लीजिए। तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे थे 13%, उसका दुगना अगर मैं जोड़ता हूँ तो 26%। अब बताइए कितना परसेंट आया? अगर मैं जोड़ता हूँ इस प्रकार कहोगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 47% आया। हाँ, 47% आया। अब दोस्तों 47% को क्या करना है? आप 120% में से ये जो हमने तीनों सब्जेक्ट का जोड़ा था इसमें से घटा दीजिए। अगर मैं घटाता हूँ तो क्या होगा? देखिए जब आप घटाओगे 3, हाँ, और 11 में से 4 जाएगा 7, 73% आया। तो ये जो निकल कर आया है दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट हो जाइए, एक मिनट हो जाइए, एक मिनट हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने में गलती हो गई है। ठीक है, जोड़ने में गलती हो गई है, मैं यहाँ पर फिर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट हो जाइए। दोस्तों इसमें से मैं अगर 13 घटाता हूँ, इसमें से 13 घटाता हूँ तो आएगा 12%। हाँ, 12%। अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो आएगा 2%। हाँ, इसमें से अगर 13 घटाता हूँ तो क्या आएगा? 9 आएगा। हाँ, 9% आएगा। अब मैं जोड़ देता हूँ। अगर मैं जोड़ता हूँ तो 23% आया। हाँ, अब आपको क्या करना है? दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे थे उन्हें भी जोड़, उसका गुना करके भी जोड़ना है, तो 26 जोड़ दिया। हाँ, क्या आया? 26। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। अब बताइए क्या आया है? जोड़ूंगा तो 49 आया है।
हाँ, क्या आया है? 49 आया है। 49 आया है। हाँ, 49 आया है। आप मेरे वैसे सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों 49% आया है, अब उससे क्या करना है, 120% में से घटा देना है। जो तीनों सब्जेक्ट का जोड़ आया था, तीनों सब्जेक्टों को जोड़ने पर जो आया था उसमें से घटा देना है। तो ये घटाने पर जो आपको मिलेगा वो कुछ और नहीं, ऐसे छात्रों की संख्या में, ऐसे ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है 71%, ये कुछ और नहीं है, ऐसे छात्र हैं, ऐसे छात्रों की संख्या है जो वास्तव में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। इस प्रकार देखें तो 71% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 100% छात्र थे और उसमें से 71% छात्र ऐसे थे जो किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे थे। तो इस प्रकार देखें तो 29% के ही छात्र ऐसे होंगे जो वास्तव में तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से जवाब दे सकते थे। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी को, अगर हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन को भी आप तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम तीन अगर सब्जेक्ट देता है, तीन चीजों की बात करता है, तब हम कैसे वेन डायग्राम का उपयोग करके तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो आपको वेन डायग्राम के माध्यम से तो नहीं करना है, क्योंकि वेन डायग्राम से करोगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। हाँ, आपको ज्यादा समय लगेगा, तो आपको वेन डायग्राम के माध्यम से तो नहीं करना है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, हम इसको वैसे ही वर्बली करने की, यहाँ वैसे ही गुणा भाग के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, कह रहा है 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। कह रहा है कि यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए हैं और 2% तीनों छात्र तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो बताइए तो बताइए तीनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? ये तो पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी को मैंने बताया कि जब भी तीन कैटेगरी की बात हो तो आपको तीनों कैटेगरी को जोड़ना है सबसे पहले। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैथ, इंग्लिश और हिंदी की बात हो रही है, मैंने जोड़ लिया। ठीक है, 20% छात्र क्या थे? 20% छात्र ऐसे थे, 20% छात्र ऐसे थे जो फेल हुए थे। 15% छात्र ऐसे थे, 15% छात्र ऐसे थे जो 15% छात्र ऐसे थे जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। हो गया। 25% छात्र ऐसे थे जो हिंदी में फेल हुए। हो गया, मैंने सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ता हूँ तो क्या होगा? देखिए 5 5 10 हासिल लगे एक, मैंने कहा तो मैं देखिए 5 5 10 हासिल लगे एक, 2 3 6 60% आया। क्या आया? 60% आया। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों 60% आ गया। अब आपको आगे क्या करना है? दो सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं उन्हें भी जोड़ लीजिए, उन्हें एक किनारे लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले 5%, उसके बाद 10%, उसके बाद 15% लिखना है। आपको तेजी से करना है ना यार। 5%, 10% और 15%। हाँ, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना होगा? देखिए अब आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं उसे इन तीनों में से घटाना है। अगर मैं इसमें से घटाता हूं, अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 3% आया। हाँ, इसमें से घटाता हूं, इसमें से घटाता हूं तो कहोगे देखिए 8 आएगा, उसे भी लिख लिया। इसमें से घटाता हूं तो 13 आएगा, उससे भी लिख लिया, उससे भी लिख लिया। अब जोड़ दीजिए, घटाने पर जो प्राप्त हुआ है तीनों की स्थितियों में उसे जोड़ दीजिए। हाँ, 8 3 11, हाँ 8 3 11, 11 3 14, 4 हाथ से लगे एक। हाँ, 24% आया। और आपको क्या करना है? अब आपको जो मिला है उसमें क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे थे उसका दुगना भी जोड़ना है। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो आया 28। ये जो 28% निकल कर आया है, ये जो 28% निकल कर आया, इसे आप 60% है जो आपने पहले जोड़ किया था उसमें से घटा दीजिए। तो मैंने घटा दिया, मैंने घटा दिया। अगर मैं घटाता हूं तो क्या निकल कर आया? बोला 2। अगर मैं घटाता हूं तो 2 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 2 निकल कर आया। और 5 में से 2 32%। तो ये जो 32% निकल कर आया है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत निकल कर आया है जो वास्तव में किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। मतलब देखा जाए तो 32% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से फेल हो रहे हैं। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो हमसे कहते हैं बताइए ऐसे छात्र कुल कितने हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं? दोस्तों कुल मिलाकर 100% छात्र थे। हो गए हम 100% छात्र थे और 32% छात्र ऐसे थे जो किसी न किसी तरीके से फेल हुए। हो गए हम किसी न किसी तरीके से फेल हुए हैं। तो इस प्रकार देखें तो 68% के ही छात्र ऐसे हैं, 68% छात्र ऐसे हैं जो वास्तव में तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हाँ, इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते थे बिना वेन डायग्राम के माध्यम से। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। हाँ, दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक छात्र कह रहा है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी और 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। हाँ, कह रहा है कि बताइए कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो कुल मिलाकर 60 छात्र थे। तो कुल मिलाकर 60 छात्र थे और इन 60 छात्रों में से कुछ छात्र हिंदी बोलते थे और कुछ छात्र इंग्लिश बोलते थे और कुछ छात्र दोनों भाषा बोलते थे। हाँ, तो कुल मिलाकर 60 छात्र थे और इस 60 छात्रों में से कुछ छात्र हिंदी बोलते थे, कुछ छात्र इंग्लिश बोलते थे और कुछ छात्र दोनों भाषा बोलते थे। हाँ, ठीक
ठीक है। तो कह रहा है कि 60, कह रहा है कि ये जो दोस्तों जितने भी छात्र थे, दोस्तों 60 छात्रों में से केवल दोस्तों 60 छात्रों में से, दोस्तों 60 छात्रों में से, दोस्तों 60 छात्रों में से, दोस्तों 60 छात्रों में से केवल 40% ही छात्र ऐसे थे, 40% ही छात्र ऐसे थे जो केवल हिंदी बोलते थे। तो 60 छात्रों में से केवल 40% ही छात्र थे जो केवल हिंदी बोलते थे। ठीक है। तो दो ही भाषा बोल रहे हैं व्यक्ति, दोनों दो ही भाषा बोल रहे हैं, या तो हिंदी बोल रहे हैं या तो इंग्लिश, या दोनों भाषा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दो ही भाषा बोल रहे हैं। ठीक है। तो 60 छात्र थे, और जो 60 छात्र थे उसमें से केवल 40% ही छात्र ऐसे थे जो केवल हिंदी बोल रहे थे। तो इस प्रकार देखा तो 60% छात्र ऐसे रहे होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो 60% छात्र ऐसे रहे होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे या इंग्लिश के साथ साथ हिंदी बोलते होंगे। को हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 60% छात्र ऐसे रहे होंगे, 60% छात्र ऐसे रहे होंगे जो या तो इंग्लिश बोलते होंगे या इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते होंगे। हो गया। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया जितने भी छात्र थे उसमें से तो 60% छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से इंग्लिश बोल ही रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया 60% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश तो बोल सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 60 छात्र थे, और उसमें से 60% छात्र, दोस्तों कुल मिलाकर 60 छात्र थे, और इसमें से 60% छात्र जो है इंग्लिश बोल सकते हैं। कहोगे हाँ, इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं। कहोगे हाँ, मैंने 60% निकाला तो आया 36, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 36 बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितने बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। 36 बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। 60 जो छात्रों की कक्षा है उसमें कुल मिलाकर 36 बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको अच्छे वे में समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कभी हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कह रहा है, कभी ये कह रहा है कि एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। कह रहा है जिन घरों में एक सदस्य हैं उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। कह रहा है कि तो उन घरों का प्रतिशत क्या है, उन घरों का प्रतिशत क्या है जिनमें केवल एक महिला व कोई पुरुष भी नहीं, कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी पुरुष नहीं है। यही तो कह रहा है, कभी हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है, यही चीज तो हमसे कह रहा है, कभी हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 100% घर थे। कहोगे हाँ, तो कुल मिलाकर 100% थे घर थे। कहोगे हाँ 100% घर थे। तो इसमें से 40% घर ऐसे थे, दोस्तों कुल मिलाकर 100% घर थे। हाँ, तो कुल मिलाकर 100% घर थे, 100% घर थे। मान लीजिए 100 घर थे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे ना तो कुल मिलाकर 100 घर थे, दोस्तों कुल मिलाकर 100 घर थे। एक मिनट, तो कुल मिलाकर 100 घर थे। ठीक है, तो 100 घर थे, और इसमें से तो कुल मिलाकर मान लीजिए 100 घर थे। तो इसमें से तो कुल मिलाकर गांव में 100 घर थे। इसमें से 40% जो घर थे, 40% जो घर थे उसमें केवल 2 ही सदस्य थे। इसका अगर मैं 40% निकालता हूं तो आएगा 40, मतलब 40 घर ऐसे थे, 40 घर ऐसे थे जिसमें केवल 2 या 2 से अधिक सदस्य थे। 2 या 2 से अधिक सदस्य। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मान लीजिए 100 घर थे। तो जितने भी घर थे उसमें से 40% घर, 40% इसका 40% निकालता हूं तो 40 आएगा, मतलब 40 घर ऐसे थे जिसमें केवल 2 या 2 से अधिक सदस्य थे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सदस्य थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर कुल मिलाकर 100 घरों में से 40 घर ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सदस्य थे, तो 60 घर ऐसे होंगे जिसमें केवल एक सदस्य होगा। हो गया। तो इस प्रकार देखें तो 60 घर ऐसे होंगे जिसमें केवल एक सदस्य होगा, या तो औरत होगी या तो आदमी होगा। कभी हाँ, या तो मेल होगा या तो मेल होगा या फीमेल होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया ये 60 घर ऐसे थे जिसमें केवल एक मेल होगी, या तो मेल होगी या तो फीमेल होगी, या तो मेल होगा या तो कोई फीमेल होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उनमें से कह रहा है कि जिन घरों में एक सदस्य, कितने घरों में एक सदस्य, कहोगे 60 घरों में एक सदस्य। कह रहा है कि जिन घरों में एक सदस्य उनमें से 20% घरों में, उनमें से 20% घरों में केवल एक पुरुष है। तो कुल मिलाकर 60 घरों में एक सदस्य है। इसमें से कह रहा है 20% ऐसे घर हैं, 20% घर ऐसे हैं जिनमें केवल एक पुरुष है। इसका मैं 20% निकालता हूं तो आएगा 12, मतलब 12 घर ऐसे हैं, 12 घर ऐसे हैं जिनमें केवल एक पुरुष है, जिनमें केवल एक पुरुष है। तो 12 घर ऐसे हैं जिनमें केवल एक पुरुष है। तो 48 घर ऐसे होंगे जिसमें केवल महिला होगी। कहोगे हाँ, तो पूरे मिलाकर देखा जाए तो ऐसे घरों की संख्या 60 है जिसमें केवल एक व्यक्ति है, कोई एक ही पर्सन है। इसमें से दोस्तों 20% परिवार ऐसे हैं, मतलब 12 परिवार ऐसे हैं
जिनमें केवल एक पुरुष है, कहोगे हाँ। तो 48 परिवार ऐसी होंगी जिनमें केवल एक महिला होगी, कहोगे हाँ। 48 परिवार ऐसे होंगे जिनमें केवल एक महिला होगी। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए ऐसे घरों का प्रतिशत क्या है जिनमें केवल एक महिला है, एक महिला है, जिनमें केवल एक महिला है, मतलब कोई पुरुष नहीं है। हाँ, तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ऐसे घरों की संख्या वास्तव में 48 है जिनमें केवल एक महिला है। हाँ, और हमसे ये नहीं कह रहा कितने ऐसे घरों की संख्या कितनी है जिनमें केवल एक महिला, हमसे कह रहा है परसेंटेज क्या है, ऐसे घरों का परसेंटेज क्या है जिसमें केवल एक महिला है। तो हम पता कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो 48 घर है ये कुल घरों का कितना परसेंट है, जितना परसेंट होगा उतने परसेंट उतने परसेंट परिवारों की संख्या होगी जिसमें केवल एक महिला होगी। हाँ, महिला है। हाँ, तो कुल मिलाकर 48 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक महिला है। हाँ, ठीक है, 48 परिवार ऐसे हैं 100 दोस्तों कुल मिलाकर 100 परिवारों में से 48 परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक महिला है। अगर मैं निकालता हूं परसेंटेज तो आया 48, मतलब कुल मिलाकर देखें तो 48% परिवार 48% परिवार ऐसे हैं 48% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही महिला है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए और ये आपका परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, उसके बाद ये परसेंटेज आपका परसेंटेज जो हमारा चैप्टर चल रहा था ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। कह रहा है 4/9 लोग पुरुष है, मतलब अगर कुल मिलाकर गांव की जनसंख्या 9 है, फ्रैक्शन के आधार पे देखूं तो इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर नगर की जनसंख्या 9 थी तो उसमें से 4 यूनिट जो है पुरुष है। हाँ, और बची महिलाएं हैं। ठीक है, कह रहा है 4/9 लोग पुरुष है। कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है। हाँ, कह रहा है कि बताइए विवाहित परसेंटेज क्या है, विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है, विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है। हाँ, कह रहा है कि बताइए परसेंटेज विवाहित जनसंख्या क्या है और परसेंटेज विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है। हाँ, मतलब कितने परसेंट महिलाएं विवाहित हैं और कितने परसेंट जनसंख्या विवाहित है। हाँ, यही तो पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, दोस्तों कुल मिलाकर कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष है। कह रहा है कि 4/9 कह रहा है कि 4/9 पुरुष है। कह रहा है कि 4/9 पुरुष है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों कुल मिलाकर कह रहा है कि गांव की जनसंख्या का 4/9 लोग क्या है पुरुष है। इसका मतलब यही है कि यदि गांव की जनसंख्या कुल मिलाकर 9 यूनिट है, गांव की जनसंख्या या नगर की जनसंख्या 9 यूनिट है, उसमें से 4 यूनिट हमारे क्या है पुरुष है। 4 यूनिट क्या है पुरुष है। तो अगर दोस्तों कुल मिलाकर गांव की जनसंख्या 9 यूनिट है, उसमें से 4 यूनिट हमारे पुरुष कैटेगरी के हैं, 4 यूनिट हमारे पुरुष है। तो फीमेल कितनी होगी, फीमेल वास्तव में 5 यूनिट होगी, फीमेल कुल होंगी 5 यूनिट। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो कुल मिलाकर नगर की जनसंख्या 9 यूनिट थी, उसमें से 4 यूनिट क्या थे पुरुष थे, हो गए हाँ। तो 5 यूनिट क्या रहे होंगी, तो महिलाएं रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं। कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, हो गया हाँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 यूनिट पुरुष थे, हो गया हाँ। और कह रहा है कि इसमें से 50% विवाहित है। तो 4 का अगर 50% तो 50% का मतलब होता है आधा। हाँ, हाँ, मतलब आधे पुरुष क्या है विवाहित है। तो कुल मिलाकर 4 यूनिट पुरुष थे और इसमें से आधे लोग क्या थे विवाहित थे, मतलब 2 यूनिट क्या थे विवाहित थे। हाँ, 2 यूनिट क्या थे विवाहित थे। मैरिड कितने थे, मैरिड वास्तव में 2 थे। हाँ, मैरिड कितने थे, 2 थे। अनमैरिड कितने थे, अनमैरिड वास्तव में 2 थे। हाँ, तो कुल मिलाकर 4 लोग थे, 4 पुरुष थे, 4 यूनिट पुरुष थे। उसमें से आधी जनसंख्या क्या थी विवाहित थी पुरुषों की, हाँ, मतलब 2 यूनिट क्या थे विवाहित थे और 2 यूनिट क्या थे अविवाहित थे। आप मेरी बात से सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैरिड कितने थे, 2 थे। ठीक है, एक बात बताइए, अगर 2 पुरुष है शहर में जो नगर है, अगर 2 पुरुष विवाहित है तो 2 ही तो महिलाएं विवाहित होगी, कहोगे हाँ 2 ही महिलाएं विवाहित होंगी। हाँ, 2 ही महिलाएं विवाहित होंगी। कुल मिलाकर दोस्तों नगर में 5 यूनिट महिलाएं थी, उसमें से 2 यूनिट क्या है महिलाएं विवाहित है। हाँ, 2 यूनिट महिलाएं विवाहित है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 पुरुष विवाहित है और 2 महिलाएं विवाहित है। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 यूनिट लोग क्या है, 4 यूनिट क्या है विवाहित है जनसंख्या है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 लोग क्या है, 4 यूनिट लोग क्या है विवाहित है, हो गया। हमसे कह रहा है कि बताइए विवाहित है, कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट जनसंख्या विवाहित है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि कुल मिलाकर शहर की जनसंख्या 9 यूनिट है तो उसमें से 4 यूनिट जनसंख्या क्या है विवाहित है, हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि 9 यूनिट जनसंख्या है शहर की तो उसमें से 4 यूनिट क्या है विवाहित है। अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करता हूँ तो आएगा 44 सही 4/9%, मतलब देखा जाए तो 44 सही 4/9% जनसंख्या क्या है विवाहित है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और पूछ रहा था, हाँ क्या पूछ रहा था, हमसे कह रहा था कि बताइए
कितने परसेंट महिला विवाहित है, हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 यूनिट महिलाएं हैं, हो गया, उसमें से 2 विवाहित है, हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा है कितने लोग विवाहित है, हमसे कह रहा है कितने परसेंट महिलाएं विवाहित है। तो कुल मिलाकर देखेगा तो 2 यूनिट कुल मिलाकर 5 यूनिट महिलाएं थी, उसमें से 2 यूनिट महिलाएं विवाहित है। तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट महिलाएं विवाहित है, कहोगे इतने परसेंट महिलाएं विवाहित है। अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो 40% है, मतलब कुल मिलाकर देखें तो 40% महिलाएं विवाहित है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये आपका पूरी तरीके से परसेंटेज, हमारा जो चैप्टर है, परसेंटेज जो चैप्टर है, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। दोस्तों ये आपका पूरी तरीके से परसेंटेज चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।